Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज का सबसे बड़ा विश्लेषण ये है कि हमारे देश के नेता दो अलग अलग छात्र आंदोलनों को कैसे दो अलग निगाहों से देखते हैं। जंतर मंतर की तरह रांची में भी पिछले कई दिनों से छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर है। झारखंड के छात्र पिछले 10 दिनों से भारी बरसात के बीच कीचड़ से भरे मैदान में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना तो इन पर इंस्टाग्राम की रील्स बन रही हैं और ना ही यहाँ पर छात्रों के लिए कोई बर्गर, पिज्ज़ा और बिरयानी भेज रहा है। इसलिए आज हम आपको ये दिखाएंगे कि अभिजीत दीपके और राहुल गांधी जैसे नेताओं को झारखंड के ये छात्र नजर क्यों नहीं आ रहे। इसके बाद हम भारत में सोशल मीडिया के युग की पहली पीढ़ी को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस पीढ़ी को हम जेन जी के नाम से जानते हैं। अगर आप भारत में सोशल मीडिया और जेन जी की टाइमलाइन को मैच करें तो आपको पता चलेगा कि जिस दौर में भारत में सोशल मीडिया का जन्म हुआ, उसी दौर में जेन जी के बच्चे भी जन्म ले रहे थे और हमारे देश में सोशल मीडिया और जेन जी दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ बड़े हुए हैं। और यही कारण है कि ये पीढ़ी सोशल मीडिया के ज़माने से पहले पैदा हुई पीढ़ी से बिल्कुल अलग सोचती है और उसकी भाषा भी बिल्कुल अलग है। पुरानी पीढ़ी के बच्चे रात में दादा दादी से कहानियां सुनकर सोते थे और रुचिका सिंह की पीढ़ी के बच्चे रात में रील्स और वेब सीरीज देखकर सोते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे देश के जो हैरान हो रहे हैं कि 15 साल की रुचिका सिंह या 15 साल का कोई बच्चा इतनी अश्लील भाषा में बात कैसे कर सकता है, उसे इतनी सारी गालियां कहां से आईं, ये हिम्मत कहां से मिली कि वो सड़क पर कैमरे के सामने इतनी अश्लील बातें कर सके। तो आज इसका जवाब आपको हमारे विश्लेषण में मिलेगा। और आखिर में 3 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस जीत गई, गुजरात में बीजेपी जीती और बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए। वैसे तो इस जीत को बीजेपी के लिए बहुत सारे लोग एक झटका मान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर की जीत विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां अब जनता कांग्रेस को छोड़कर नए विपक्ष की तलाश कर रही है। जनता इस समय के जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनसे बाहर, उनसे परे कुछ सोचना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में इस समय जंतर मंतर जैसा ही एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में खबर नहीं हुई होगी। आप तक इस आंदोलन की कोई रील नहीं पहुंची होगी, आप तक इस आंदोलन की कोई खबर नहीं पहुंची होगी और आप इसके बारे में बिल्कुल बेखबर हैं। यहां लगभग 5000 छात्र, 5000 युवा पिछले 10 दिन से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये पेपर लीक थोड़ा अलग तरह का है, हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या हुआ था। इन सारे छात्रों का आरोप है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये झारखंड सरकार में अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए की जाती हैं, यानी ये नौकरी की परीक्षाएं हैं। इनमें झारखंड पुलिस में डीएसपी, वहाँ के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूलों में शिक्षक और सरकारी दफ्तरों में क्लर्क और जूनियर इंजीनियर जैसे पदों की भर्ती होती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं प्रिलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट 2 जुलाई को आया था, लेकिन यहाँ मुद्दा
क्वेश्चन पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इस परीक्षा में छात्रों की आंसर शीट्स लीक हो गई। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR शीट लीक हो गई। यह वही शीट होती है जिसमें कैंडिडेट्स परीक्षा के दौरान अपने जवाब लिखते हैं, यानी आप कह सकते हैं उनकी आंसर शीट्स होती हैं। इन छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में वो कैंडिडेट्स भी पास हो गए जिनकी आंसर शीट्स में कट ऑफ मार्क्स से भी कम नंबर आए थे। अब इन छात्रों की दो मांगे हैं। पहली, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दूसरी, इस पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए। 2 अगस्त को हजारों छात्रों ने रांची में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 6 अगस्त को वो झारखंड की विधानसभा का घेराव करेंगे। अब यहां के आंदोलन में जंतर मंतर की तरह ना तो कैमरों की भीड़ है, ना ही शहरी जेनजी वाला ग्लैमर है और ना ही इंस्टाग्राम की चमक दमक है। यहां पर सिर्फ छात्रों का खालिस दर्द और उनके आंसू हैं। सबसे पहले झारखंड के इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। मैं नहीं जानता कि तस्वीरें अभी तक आप तक आई हैं या नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और हम इन छात्रों के साथ हैं। इसलिए सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। देश तक आज हम ये सारी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची होंगी क्योंकि ये वायरल नहीं हुई। ये इंस्टाग्राम पर अभी उस प्रकार से नहीं चल रही, ट्रेंड नहीं कर रही जैसे जंतर मंतर की तस्वीरें हुई थी। इसका एक कारण है। कारण ये जो अभी आपने सुना होगा, यहाँ पर तो भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं आया है, यहाँ पर कश्मीर की आज़ादी के नारे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर देश विरोधी जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये सारे तो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, ये तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो फिर ये वायरल कैसे हो सकते हैं, ये ट्रेंड कैसे करेंगे? 25 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि 25 जुलाई से ही झारखंड में इस छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी एक छात्र आंदोलन जंतर मंतर पर समाप्त हुआ और उसी दिन दूसरा छात्र आंदोलन रांची में शुरू हुआ। और इस समय भी रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में सैकड़ों छात्र लगातार दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि बारिश के बाद भी प्रशासन ने उन्हें टेंट लगाने तक की अनुमति नहीं दी और वो भारी बरसात के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम क्या है। आप
देखिए, युवा साथी तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं इस आंदोलन के जनक कुणाल प्रताप सिंह जी हैं। वो भी लगातार छात्रों के साथ कांधे से कांधे मिला करके इस आंदोलन को प्रखर रूप दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भारी बारिश में कुणाल जी खुद तिरपाल पकड़ के छात्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी भारी की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हुए छात्र तिरपाल के सहारे अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार अभी तक इस जगह पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी है। वैसे ऐसा नहीं है कि झारखंड की सरकार इसकी जांच ना कर रही हो। वहां की सरकार परीक्षा में हुई इस धांधली की जांच कर रही है और झारखंड की सीआईडी अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके अलावा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी इस विवाद के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरह झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। छात्रों का दावा है कि ये जांच झारखंड सरकार का सिर्फ एक दिखावा है और वो छोटी मोटी कार्रवाई करके इस मामले को दबा देना चाहती है। जो मांग हमारा है सीबीआई जांच, वो ना करके सीआईडी से जांच करके एक प्रकार से लिपापोती किया जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो एक प्रकार से हमें मौत थी, हम तो कहेंगे कि हमें एक तो मार दिया जाए गोलियों से, या तो हमें न्याय दिया जाए। तो यही मांग करते हुए मैंने लिखा भी है कि हमें एक तो मौत दे दी सरकार, अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकती है तो। जांच हम लोग ने सीबीआई का मांग किया था, लेकिन एसआईटी सीआईडी से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। अरे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। हम लोग की बस इतना मांग है, जेपीएससी को पूरी तरह से रद्द किया जाए, हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दें। अरे यही कहना है कि आज के जमाने में इंसान स्कूल जा पा रहा है, कॉलेज जा पा रहा है, ये तो अलग बात है। सरकार कितनी चीजें वो कर रही है। आजकल गाँव का बच्चा मोबाइल चला रहा है। तो हम लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पे लेके आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो कॉज के लिए खड़े हो पा रहे हैं वो खड़े हो। तो ये तारीख पे तारीख जो दिए जा रहे हैं, ये चेतावनी है। इस तारीख में हमारा तारीख आ चुका है, अब मौत का तारीख आ चुका है। या तो हमें मार दीजिए या तो हमें संरक्षण दीजिए और न्याय दीजिए, और ऐसे गद्दारों को चुन चुन के सलाखों के पीछे डालिए। 5 साल से हम लोग 5 साल से मतलब एक भी एग्जाम ठीक से लिया गया है झारखंड में का? एक भी एग्जाम नहीं। कोई में पेपर लीक, कोई में क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, कोई में सीट पूरा धांधली बेचा जा रहा है। बताइए, एक इंसान के 5-5 नौकरियां, पूरा स्टूडेंट झारखंड के यहाँ क्या बेच रहा है? झाल मोदी, आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। आपको हमने तख्तुताज दिया है, पद पे बैठाया है। क्यों बैठाया है? ताकि आप करप्शन पे करप्शन करो, यहाँ के युवाओं का हक खाओ। तो उनसे भी एक दिन हिसाब मांगती है और वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है, फिर हम लोग युवा भूख हड़ताल करेंगे सर। क्यों? क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हम न्याय मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर। हम जैसे युवा जो हमेशा संघर्ष करते हैं, संघर्ष तो हम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम किसी और को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है हम जैसे युवाओं के साथ में? सरकार ये राज शासन नहीं चल रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार आई है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को सुनना होगा, जनता की आवाज़ को सुनना होगा। यदि आवाज़ नहीं सुनती है तो हम लोग उलगुलान की, बिरसा के रूप में उलगुलान की तैयारी रूपरेखा करेंगे। अब आप ज़रा खुद सोचिए, अभी जिन लोगों को आपने देखा कि ये भारत के युवा नहीं हैं, क्या ये जेन ज़ी के बच्चे नहीं हैं? क्या ये छात्र नहीं हैं? क्या इन्होंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की? क्या इन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं?
क्या ये भारत के बच्चे नहीं हैं? तो फिर इतना अंतर कैसे है? क्या इनकी संख्या में कोई कमी रह गई? इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई? इनकी मेहनत में कोई कमी रह गई? इनके विरोध प्रदर्शन में, इनके प्रोटेस्ट में कोई कमी रह गई? आप जरा खुद सोचिए, कहां कमी रह गई कि आज देश इनके बारे में बात नहीं कर रहा। इसलिए अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के इस प्रदर्शन का अंतर। रांची में इस प्रदर्शन में अश्लीलता और गाली गलौच नहीं है। यहां पर आपको गालीबाज और रीलबाज दिखाई नहीं देंगे। यहां पर पिज्जा, बर्गर और बिरयानी की पार्टी नहीं चल रही। यहां पर राष्ट्र विरोधी लोग नहीं हैं। यहां पर लेफ्ट और लिबरल पॉलिटिक्स का ग्लैमर नहीं है और यहां पर आज़ादी के नारे नहीं लग रहे। यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मौजूद नहीं हैं। तो मीडिया भी फिर इस प्रोटेस्ट को आखिर क्यों कवर करेगा? ऐसे विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई बात क्यों करेगा? ये विरोध प्रदर्शन जो है ये इंस्टाग्राम पर वायरल कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसका असफल होना तय है, क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर में था वो यहां नहीं है। लेकिन रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो इन छात्रों को जंतर मंतर पर मौजूद कुछ छात्रों से अलग बनाती है, वो ये है कि इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि उनके मंच से देश विरोधी और आज़ादी के नारे बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए आज देश को ये समझना होगा कि पूरी की पूरी जेनजी एक जैसी नहीं है। जेनजी में भी अलग अलग लोग हैं। जो दिल्ली में जेनजी के लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर, उनकी भाषा आपने सुन ली, देख ली। अब रांची में जो जेनजी के बच्चे हैं, इनकी भाषा सुनिए और ये देखिए कि इनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर से कितना अलग है। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि यहां से कोई आज़ादी का नारा नहीं लगेगा, कोई देश विरोधी नारा नहीं लगेगा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा। जंतर मंतर पर यह सब हो रहा था। जंतर मंतर पर लोग गालियां दे रहे थे। जंतर मंतर पर लोग अश्लील भाषा में बात कर रहे थे। जंतर मंतर पर गाली गलौच हो रहा था नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री तक के लिए। उनके परिवार को गालियां दी जा रही थी, उनकी मां को गालियां दी जा रही थी। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इसलिए यहां के प्रोटेस्ट से अलग था। जिन लोगों ने, भारत के जिन लोगों ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हाथों हाथ लिया, उनका दिल पसीज गया था। इन लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया जंतर मंतर के छात्रों को। आज वो सारे लोग इस प्रोटेस्ट पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट की रील उन्हें नहीं देखनी, इस प्रोटेस्ट को उन्हें इंस्टाग्राम पर नहीं देखना, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें अश्लीलता नहीं है, इसमें मनोरंजन नहीं है, इसमें नाच गाना नहीं हो रहा, इसमें फास्ट फूड नहीं है। ना कोई इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए रांची पहुंच रहा है और ना देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स रील्स बनाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। जंतर मंतर में तो बड़ी संख्या में लोग रील्स बनाने आ रहे थे। यूट्यूबर्स जो अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते थे, वो तमाम लोग यहां पहुंच रहे थे, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंच रहा। जंतर मंतर के आंदोलन में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, रील बनाने वाले लोग लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके या फिर वहां पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन रांची के छात्र आंदोलन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यहां के आंदोलन में वो ग्लैमर और वो चमक दमक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां मंच से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, उन्हें गालियां नहीं दी जा रही, उनका अपमान नहीं किया जा रहा। इसलिए यहां आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को ना तो व्यूज मिलेंगे और ना लाइक्स मिलेंगे और ना ही राजनीति करने का कोई मौका मिलेगा। आज हम उन सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो 10 दिन पहले छात्रों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो सारे लोग
आज कहाँ गायब हो गए हैं? क्या ये सब लोग वापस अपनी अपनी शूटिंग पर चले गए हैं? क्या ये सारे लोग छुट्टी लेकर कहीं विदेश में वेकेशन के लिए चले गए हैं? वो सारे लोग आज कहाँ हैं? इसलिए झारखंड के छात्रों का दर्द और आंसू ऐसे लोगों को अब कहीं नजर नहीं आ रहा, और या फिर वो जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते। अब ऐसा लगता है कि ये सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज छात्रों के दर्द को समझने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। असल में इन्हें कूल बनना था, इन्हें फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, और वो सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते थे, लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना चाहते थे, और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ आकर ये सब नहीं होगा। आज हम अभिजीत दीपके को एक चुनौती देना चाहते हैं, और वो चुनौती ये है कि अगर वो वाकई अपने आप को जेन जी और छात्रों का नेता मानते हैं तो उन्हें जंतर मंतर की ही तरह रांची में इस जगह पर आकर इन छात्रों का साथ देना चाहिए। क्या अभिजीत दीपके इन छात्रों के साथ यहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे? आज राहुल गांधी के लिए भी एक चुनौती है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर सड़क पर लेट गए थे, क्या वैसे ही रांची में बारिश के बीच कीचड़ से भरी इस सड़क पर लेटने की हिम्मत राहुल गांधी दिखाएंगे? इसका जवाब यह है कि ना तो अभिजीत दीपके वहां जाएंगे और ना ही राहुल गांधी इन छात्रों के लिए रांची की सड़कों पर लेटेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर विपक्ष की गठबंधन सरकार है और मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन। इसलिए यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, ये अभिजीत दीपके की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, ये उन तमाम राष्ट्र विरोधी लोगों की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। इन नेताओं के लिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का जो मजा है वो रांची में नहीं है। जंतर मंतर का मजा इन्हें रांची में नहीं आने वाला। जंतर मंतर देश की राजधानी दिल्ली के केंद्र में है। यहाँ विरोध प्रदर्शन करते ही सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस मिलती हैं, न्यूज चैनल्स में रांची के बारे में ये सब नहीं आ रहा। इसलिए ये सारे ही लोग रांची नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इस देश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने जंतर मंतर पर जेन जी के छात्रों का समर्थन किया, आपका दिल उस समय पसीज रहा था कि देखिए ये बच्चे कैसे दिन रात वहां पर भूखे प्यासे हैं। ऐसे ही क्या आपका दिल इन बच्चों के लिए नहीं पसीज रहा है? जंतर मंतर पर तो आखिरी दिनों में बर्गर, पिज्ज़ा, बिरयानी की पार्टियां चल रही थीं। फ़र्क ये है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ आज भी दाल चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं। जंतर मंतर की तरह यहाँ पर फास्ट फूड नहीं आ रहा। यहाँ पर सिर्फ मंदिर से प्रसाद बनकर आ रहा है, जिसमें मुश्किल से पेट भरने के लिए इन्हें दाल चावल मिलता है। इसलिए दाल चावल वाले ये छात्र बर्गर, पिज्ज़ा और बिरयानी वाले छात्रों से अलग हैं। जेन जी के ये छात्र जो सिर्फ दाल चावल खाते हैं, जो शायद इंस्टाग्राम पर उतने एक्टिव नहीं हैं, दिल्ली के जंतर मंतर के उन छात्रों से अलग हैं जो सिर्फ फास्ट फूड की बात करते हैं, जो सिर्फ बर्गर, पिज्ज़ा खाते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी में विश्वास रखते हैं, जो लगातार रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स उनके दोस्त हैं। इसलिए ये दो अलग अलग विरोध प्रदर्शन छात्रों के हुए देश में, और इन दोनों में नतीजे भी बिल्कुल अलग अलग हैं। देश ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए इस देश में दो देश बसते हैं। इसी में एक इंडिया है। जो जंतर मंतर पर आपको देखने को मिला वो था इंडिया, और रांची में जो आपको देखने को मिल रहा है ये है भारत। और हमारे यहाँ भारत और इंडिया में हमेशा से फर्क रहा है, और आज 2026 में भी आपको भारत के छात्र, भारत के जेन जी और इंडिया के जेन जी में ये बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर अश्लील गालियाँ नहीं गूंज रही हैं, अश्लील भाषा नहीं गूंज रही है। यहाँ पर लोग रील्स बनाकर लोगों को गालियाँ नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है। इसलिए अगर आपको समर्थन करना है तो इस संस्कार का भी समर्थन कीजिए। अब आपको उसका एक और एंगल हम दिखाते हैं। जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद 15 साल की एक लड़की रुचिका सिंह के बारे में पूरे देश में चर्चा चल रही है। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी रुचिका सिंह की बात, उसकी चर्चा जरूर चली होगी।
और रुचिका सिंह और उस जैसे तमाम लोगों के बारे में ये चर्चाएं उनके किसी टैलेंट के बारे में नहीं है, उनके किसी नए स्किल के बारे में नहीं है, उनके शानदार नंबर आए हैं जो परीक्षा में उसके बारे में नहीं है। ये चर्चा है उनकी अश्लील भाषा के बारे में। लोग हैरान हैं कि सिर्फ 15 साल की एक लड़की इतनी अश्लील भद्दी गालियां कैसे दे सकती है। और लोग ये पूछ रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि इतनी कम उम्र में ऐसी लड़कियों को इतनी गालियां और अश्लील भाषा किसने सिखाई। और दूसरा, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो सार्वजनिक तौर पर सड़क पर खड़े होकर भीड़ के बीच कैमरे के सामने ऐसी अश्लील बातें कर सके। और रुचिका सिंह ही नहीं, हमारे देश में ऐसे बच्चों की संख्या करोड़ों में होगी जो इस तरह की अश्लील भाषा को अब आम बोलचाल की भाषा बना चुके हैं और इस भाषा को वो कूल मानते हैं। अब ये भाषा समाज में स्वीकार्य होने लगी है, अब कोई इसका बुरा भी नहीं मानता। और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। अगर रुचिका सिंह की उम्र 15 साल है तो समझ लीजिए कि वो वर्ष 2011 के आसपास पैदा हुई होगी। ये वो समय था जब भारत में सोशल मीडिया का उदय हो रहा था। इसका मतलब है कि रुचिका सिंह जैसे करोड़ों बच्चे और सोशल मीडिया एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बड़े हुए हैं। पुरानी पीढ़ी के बच्चे रात को दादा दादी से कहानियां सुनकर सोते थे, लेकिन इस पीढ़ी के बच्चे रात को बिना रील्स और वेब सीरीज देखे सो नहीं पाते। उन्हें बिना रील्स देखे नींद नहीं आती। और ये फर्क आपको साफ दिखाई देता है। जब दादा दादी कहानियां सुनाते थे तो वो बच्चों में संस्कारी जानकारियां देते थे उनको उन कहानियों के जरिए। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया जेन ज़ी को संस्कारी बनाने के बजाय गालीबाज बना रहा है। इस आंदोलन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे। रुचिका सिंह के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रुचिका सिंह इस आंदोलन की पोस्टर गर्ल बन गई और रुचिका सिंह की मां भी अब मीडिया से बात कर रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं। और रुचिका सिंह की मां से जब ये बात कही गई तो रुचिका सिंह की मां ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो देश के हर माता पिता को आज देखना चाहिए। आप देखिए कि रुचिका सिंह की मां ने क्या कहा है। जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान। इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। अब सवाल सिर्फ रुचिका सिंह का नहीं है, पूरी जेन ज़ी पीढ़ी का ये सवाल है। क्योंकि आज जिन जेन ज़ी युवाओं की उम्र 18 से 25 साल के बीच है, ये वही पीढ़ी है जिसका बचपन सोशल मीडिया के साथ बीता है। इनके जो दोस्त हैं वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जो अलग अलग ऐप्स हैं ये इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनके बचपन में टीवी से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन था, कहानियों की किताबों की जगह रील्स थीं और पड़ोस के दोस्तों से ज़्यादा ऑनलाइन फॉलोअर्स थे और मनोरंजन के लिए वेब सीरीज़ थी। वर्ष 2006 में ट्विटर और फेसबुक ने भारत में सोशल मीडिया के युग की शुरुआत की थी, 2006 में। इसके बाद 2008 में यूट्यूब आया और अब हर कोई सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। इतने सारे जो सोशल मीडिया के ऐप्स हमारे देश में आए, पहले हम व्यूअर्स बने, दर्शक बने जो सिर्फ कंटेंट देखते थे, लेकिन अब हम कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। फिर वर्ष 2010 में इंस्टाग्राम आया जिसकी रील्स ने पूरी दुनिया को 30 से 60 सेकंड की स्क्रीन के अंदर समेट कर रख दिया। और यही वजह है कि सोशल मीडिया जेन ज़ी के लिए सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उनकी सोच, उनकी पहचान और उनके व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और ऐसा लगता है कि इस डिजिटल माहौल ने जेन ज़ी की भाषा और व्यवहार को भी बदल दिया है। उदाहरण के लिए
गालियां लोग पहले भी देते थे। बहुत सारे लोग आज ये पूछते हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोग क्या गालियां नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे। गालियां लोग पहले भी देते थे। गालियां हमारे समाज का पहले भी हिस्सा रही हैं। अपमानजनक बातें पहले भी होती थी, अभद्र बातें, मर्यादा को तोड़ना पहले भी होता था। लेकिन आम तौर पर ये जो गालियां हुआ करती थी, ये जो अभद्र भाषा हुआ करती थी, ये जो अश्लीलता हुआ करती थी, ये सिर्फ निजी बातचीत का हिस्सा होती थी। चार दोस्तों के बीच इस प्रकार की बातें होती थी, या फिर झगड़ा किसी से हो जाए तो गुस्से के क्षणों में ऐसी बातें निकल जाया करती थी। पर ज्यादातर अगर आप देखें तो जब आपके कुछ बहुत ही पर्सनल दोस्त एक कमरे में बैठे हैं तो ये बातें एक कमरे के अंदर चार दीवारी के बीच में होती थी। समाज में नहीं होती थी, माता पिता के साथ नहीं होती थी, ड्राइंग रूम में नहीं होती थी, सड़क पर खड़े होकर चिल्लाकर नहीं होती थी। लेकिन सार्वजनिक मंच पर पब्लिकली अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहले ना के बराबर था और समाज तब उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में बात करता था तो लोग उसे समाज की दृष्टि से बहुत ही असामाजिक बात मानते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर जितनी अश्लील भाषा होगी उतने ही ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको रीच मिलेगी। यानी सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है ये शालीनता को नहीं बल्कि गालीबाजों को इनाम देता है। ये शालीन लोगों को हीरो नहीं बनाता, गालीबाजों को हीरो बनाता है। और बिना काम किए, बिना परिश्रम किए, बिना किसी स्किल के, बिना किसी टैलेंट के, बिना कोई परिश्रम किए हर व्यक्ति, हर बच्चा आज हीरो बनना चाहता है। ये उसका सबसे आसान तरीका है। जब कोई बच्चा 10 या 12 साल की उम्र से ऐसी अभद्र भाषा हर रोज दिन रात सुनता है तो ये उसके लिए एक सामान्य भाषा बन जाती है। सवाल यह है कि अलग अलग राज्यों और शहरों से आए, अलग अलग परिवारों से आए कुछ युवाओं की एक जैसी अश्लील भाषा और एक जैसा अंदाज अब हमें क्यों दिखाई देता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसकी वजह सोशल मीडिया है? ये सारे जो बच्चे हैं ये अलग अलग वर्गों से आते हैं, अलग जातियों से आते हैं, अलग धर्म से आते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। इनके बीच में ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है कि ये खास वर्ग के हैं, खास जाति के हैं। इनकी एक ही जाति है और वो है सोशल मीडिया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रुचिका सिंह को माफ कर दिया, पुलिस ने भी माफ कर दिया और अब अदालत में भी इनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। लेकिन क्या हमारा समाज ऐसे गालीबाजों को अब भी माफ करेगा? इसलिए असली बहस किसी एक आंदोलन की नहीं है बल्कि यह है कि क्या सोशल मीडिया, रील्स और वेब सीरीज ने हमारी जेन ज़ी की भाषा, उनके चरित्र, उनके व्यवहार और उनके विरोध की शैली को हमेशा के लिए बदल दिया है? और क्या हम ऐसी पहली पीढ़ी को देख रहे हैं जिसकी परवरिश परिवार और स्कूल से ज्यादा सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने की है? तो इसलिए आज जो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं सोशल मीडिया के बारे में, वेब सीरीज के बारे में। सोशल मीडिया का हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर क्या असर हुआ है, जंतर मंतर का आंदोलन उसकी पहली केस स्टडी है। इसके लिए आपको कोई सैंपल साइज लेने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं, किसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कंपनी की रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं। ये पहला प्रैक्टिकल सर्वे हमारे देश ने देख लिया और उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया के बाद पैदा होने वाली जो पीढ़ी है वो आज कैसी है। इसीलिए आज हम ये कहना चाहेंगे, रुचिका की माँ ने भी जो कहा, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अब छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यूके में ऐसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे देशों ने इस बात को समझ लिया है कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है। वो सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है, अगर भारत के नेताओं को, भारत की सरकार को इस जंतर मंतर के आंदोलन से कोई सीख लेनी है। ठीक है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, ठीक है, परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसे ठीक किया जाएगा, अब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे, बहुत सारे सुधार किए जाएंगे। लेकिन ये जो सुधार है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सुधार ये है कि अब हमें अपने देश में भी छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा देनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि 16 साल, 17 साल या 18 साल, जो भी उम्र भी हम तय करें, उससे नीचे के लोगों को, बच्चों को सोशल मीडिया देखने की इजाज़त अब नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो रुचिका की माँ ने उठाई वो ये कि जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, ऐसे आंदोलनों में नाबालिग बच्चों की एंट्री पर पाबंदी होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी जुलूस में
छोटे बच्चों के जाने पर अब पाबंदी लग जानी चाहिए। ये 2 पाबंदी आज मैं देश के सामने ये सुझाव देना चाहता हूं कि ये हमारे देश में होनी चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई नई पीढ़ी के बच्चे इस प्रकार से सार्वजनिक मंच पर आएं तो वो पूरे देश को शर्मिंदा ना करें, अपने माता पिता को, अपने परिवार को शर्मिंदा ना करें। तो जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट ने असल में देश को बहुत कुछ सिखाया है, नेताओं को भी बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ बदल रहा है उसके बाद। इस समय इस प्रोटेस्ट के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो रील्स आज इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रही हैं, क्या कल वही रील्स वोट में भी तब्दील होंगी? ये जो जेन ज़ी के बच्चे हैं, जब ये वोटर बनेंगे तब ये किसे वोट देंगे? वर्ष 2029 में जो अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जेन ज़ी सबसे बड़ा वोट बैंक बनकर उभरेगा। जेन ज़ी की हिस्सेदारी कुल वोटर्स में 29 से 33% की होगी। बहुत बड़ा चंक है ये। और जेन ज़ी की जो संख्या है, ये अगले चुनाव में लगभग 38 करोड़ होगी। 38 करोड़ लोग अगर चाहें तो किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। हर तीसरा वोटर जेन ज़ी का होगा। अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 5 से 6 करोड़ नए वोटर्स होंगे और वो सभी जेन ज़ी के होंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जेन ज़ी वोटर्स वाले राज्य हैं और यहां 31.5 से 37% जेन ज़ी वोटर्स होंगे, जहां कुल मिलाकर 188 लोकसभा सीटें सिर्फ इन्हीं राज्यों में हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर आप देख लीजिए, लगभग 32 से 37% हिस्सेदारी कुल वोटर्स में जेन ज़ी की होने वाली है। 188 लोकसभा सीटों पर जेन ज़ी वोटर्स का सीधा असर पड़ेगा। देश के सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां जेन ज़ी वोटर्स की संख्या जो है वो 22 से 24.5% है। यहां भी 84 लोकसभा की सीटें हैं इन राज्यों में भी। इसलिए वर्ष 2029 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, सोशल मीडिया पर चल रही विचारधारा, इंस्टाग्राम और ईवीएम के बीच का यह मुकाबला होगा। जेन ज़ी किसी स्थायी विचारधारा का कैदी नहीं है। उनकी कोई स्थायी विचारधारा नहीं है। वो ना बीजेपी की तरह सोचते हैं, ना कांग्रेस की तरह सोचते हैं। यानी ये पीढ़ी ना तो लेफ्ट है, ना लेफ्ट विंगर है, ना राइट विंगर है। ये किसी खेमे में नहीं है। इनकी कोई स्थायी फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है। भावनाओं, मुद्दों और तत्काल अनुभव के आधार पर ये अपना वोट तय करते हैं। जेन ज़ी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का स्थायी वोट बैंक नहीं है। किसी भी नेता का स्थायी वोट बैंक नहीं है, बल्कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं। ये बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पहले भारत में जो वोट बैंक है वो जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बनता था, लेकिन अब सोशल मीडिया ने एक नई पहचान बना दी है और यह है डिजिटल पहचान। और डिजिटल पहचान क्या है? डिजिटल पहचान आज के जो युवा हैं उनकी जाति से नहीं आ रही, उनके क्षेत्र से नहीं आ रही, उनके धर्म से नहीं आ रही। डिजिटल पहचान आ रही है वो किस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके सपने क्या हैं और उनके फॉलोअर्स कौन हैं और वो किन्हें फॉलो करते हैं। ये है नई जाति। जेन ज़ी के राजनीतिक विचार मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनकी आपसी एकजुटता कमजोर है। ये सभी लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में रहते हैं और जरूरी नहीं कि वो अपने माता पिता की राजनीतिक विचारधारा को ही अपनाएं। पहले के जमाने में अक्सर बच्चे उसी पार्टी को पसंद किया करते थे, उसी को वोट देते थे जिस पार्टी को उनके माता पिता पसंद करते थे या वोट देते थे। आपको याद होगा, आपको बहुत सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट देते हैं। ऐसे परिवार मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। हमारा जो परिवार है वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, हर पीढ़ी बीजेपी को वोट करती है, या ऐसे ही दूसरी पार्टियों के लिए। और उस समय जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, परिवार का जो मुखिया था, आमतौर पर वो पिता होता था, और परिवार का मुखिया जो कहता था, महिलाएं, बच्चे, युवा, वो सारे लोग वही करते थे जो मुखिया कहता था, यानी जो पिताजी कहते थे या जो दादाजी कहते थे।
लेकिन ये जेन ज़ी अलग है। यही भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको अब आने वाले चुनाव में दिखेगा। ये अपनी राजनीतिक विचारधारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इंटरनेट को देखकर बनाते हैं, नेताओं के भाषण सुनकर नहीं। हाल के जेन ज़ी आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान सरकार को हुआ या फिर विपक्ष को, यह भी एक बहुत बड़ी बहस है। तो इसलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम दूसरी पार्टियां हो या उनके नेता हों, उन्हें यह देखना होगा कि अब आने वाले चुनाव में शायद राजनीति जो है वो भी बदलने वाली है। हो सकता है भारत की जो राजनीति का सबसे बड़ा मैदान है वो इंस्टाग्राम बन जाए। अब देखिए कि इस आंदोलन के बाद जो कुछ हुआ उसमें विपक्ष बड़ा खुश हो रहा है, विपक्षी नेता बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए सरकार को इन छात्रों ने झुका दिया। विपक्ष के नेता इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ देश में बढ़ते गुस्से का सबसे बड़ा प्रमाण मान रहे हैं और उन्हें लगता है कि युवाओं की नाराजगी अपने आप विपक्षी दलों के वोट में तब्दील हो जाएगी। उन्हें लगता है कि इसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष जेन ज़ी के गुस्से को वोट में बदल पाएगा? और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी आज दिखाई देती है। अगर विपक्षी दलों और उनके नेताओं को सचमुच जनता के असंतोष के बारे में इतनी जानकारी थी तो वो इसे अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाए? ये जितने लोग थे जिन्हें वो समझते हैं कि सरकार से नाराज थे, युवाओं को ये जो गुस्सा था, ये गुस्सा कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या डीएमके जैसी पार्टियों के साथ एक मिलकर ये सारे विपक्षी नेता एक साझा रणनीति क्यों नहीं बना पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंदोलन हुआ इसमें किसी भी विपक्षी नेता का कोई हाथ नहीं है और जो काम विपक्षी नेताओं को करना चाहिए था सरकार पर दबाव डालकर, उस काम करने में वो बिल्कुल विफल रहे। मतलब आंदोलन तो था लेकिन उसका नेतृत्व इस बार किसी भी नेता के हाथ में नहीं था। इसका नेतृत्व बिल्कुल बिखरा हुआ था। नाराजगी थी लेकिन उस नाराजगी की कोई भी राजनीतिक दिशा नहीं थी। इसलिए यह जरूरी नहीं कि युवाओं की नाराजगी का फायदा विपक्षी नेताओं को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा, दूसरे नेताओं को मिलेगा, अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि राजनीति में हर वोटर एक मजबूत विकल्प देखता है और इस समय इस देश के जो लोग हैं वो विपक्षी पार्टियों को एक मजबूत विपक्ष का विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 3 साल का समय है और इन 3 वर्षों में कई ऐसे मुद्दे आएंगे जो जेन ज़ी के विचारों पर अपना असर डालेंगे। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव प्रचार के तरीके बदलने पड़ेंगे। अभी तक जो चुनाव प्रचार होते थे उसमें बड़ी बड़ी रैलियां होती थीं, रोड शोज होते थे, बसों में भरकर हजारों कार्यकर्ताओं को पैसा देकर भीड़ जुटाई जाती थी, लंबे लंबे भाषण होते थे। चुनाव प्रचार के बाद अगर कोई आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है तो उसमें हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगते थे। ये पुराने ज़माने की बातें हो गई। अब चुनाव प्रचार का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाले समय में सिर्फ मैदान में जुटी भीड़ नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बनने वाला माहौल चुनाव का रुख तय करेगा और सोशल मीडिया, रील्स और एल्गोरिदम भी चुनावी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे। राजनीति पर क्या असर हो रहा है, भाषा पर क्या असर हो रहा है, परिवारों पर क्या असर हो रहा है, आपने देखा। समाज पर भी एक बहुत गहरा असर जेन ज़ी ने छोड़ा है। तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, जेन ज़ी ने शादी के तौर तरीकों को भी अब बदल दिया है। अब देखिए एक नया बदलाव जो हमारे समाज में आया है। अब शादी से पहले ज्योतिषी नहीं, जासूस की आवश्यकता है। अब शादी किससे करनी है इसमें रिश्तेदारों की नहीं बल्कि डिटेक्टिव्स यानी जासूसों की राय ली जाती है, डिटेक्टिव एजेंसीज की राय ली जाती है। पहले शादी से पहले कुंडली देखते थे, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाते हैं। हमारे देश में शादी से पहले प्राइवेट डिटेक्टिव से जांच कराने का ट्रेंड अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर का एक बहुत बड़ा असर आप मान सकते हैं। आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले पुणे में 20 साल की सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना ने शादी में पारिवारिक भरोसे को तोड़ने का काम किया। अब कोई भी परिवार शादी से पहले कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। हर परिवार को यह डर लगता है कि हमने जिस भी लड़के या लड़की के साथ अपने बच्चे की शादी तय की है,
कहीं वो भी उसके साथ ऐसा ही तो नहीं करेगा। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो पहले से ही पता कर लेना बेहतर है। इसलिए अब बड़ी संख्या में परिवार प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए पहले ही शादी से पहले हर तरह की पड़ताल दूसरे परिवार के बारे में कर लेना चाहते हैं। यानी लड़का या लड़की कैसी है पहले रिश्तेदार बताया करते थे, लेकिन अब ये काम डिटेक्टिव्स कर रहे हैं। सुनने में ये भले ही मजाक लगे, लेकिन ये हमारे देश में शादी की बदलती नई सच्चाई है। पहले शादी की जो टू डू लिस्ट हुआ करती थी, जो चेक लिस्ट हुआ करती थी, उसमें हम क्या करते थे? बैंक्वेट हॉल बुक करो, केटरिंग कहाँ से करानी है ये बुक करो, बैंड बाजा बुक करो, फोटोग्राफर बुक करो। अभी तो लोग और भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लोग भी अब आ जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाए, और वो है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट। सारी चीज़ें टिक करने के बाद अब कोई भी परिवार शादी से पहले कहेगा कि डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट कहाँ है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी शादी से पहले कुंडली के साथ साथ बैकग्राउंड रिपोर्ट भी देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जांच केवल अरेंज्ड मैरिजेस में हुआ करती थी, लेकिन अब लव मैरिज में भी परिवार लड़के या लड़की का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ सतर्कता है या हमारे रिश्तों में बढ़ता हुआ अविश्वास है? आमतौर पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी शादी से पहले बैकग्राउंड जांच के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। ये जांच 15 से 20 दिनों में पूरी हो जाती है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक के खातों का रिकॉर्ड, पुराने पास्ट रिश्ते, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, नौकरी का रिकॉर्ड, आपने कितना कर्ज लिया हुआ है, परिवार के ऊपर कितना कर्जा है, कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, इस सब की जांच की जाती है। आपराधिक रिकॉर्ड, कहीं लड़के या लड़की को नशे की आदत तो नहीं है, लड़का या लड़की के व्यवहार कैसा रहता है, लड़का या लड़की आमतौर पर किस प्रकार के जगहों पर जाता है, कौन से क्लब्स में जाता है, कौन सी जगहों पर जाता है, कहीं किसी डांस बार में तो नहीं जाता है। यानी भरोसे की जगह अब वेरिफिकेशन ने लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दशकों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक करवाने के मामले लगभग 10 गुना अब बढ़ चुके हैं। अब शादी से पहले होने वाला बैकग्राउंड चेक कई प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनीज के कारोबार का लगभग 50 से 60% तक है। आज के डिजिटल दौर में इंसान की 2 पहचान हो गई है। एक वो जो समाज को दिखाई देती हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है, और दूसरी वो जो आपके मोबाइल फ़ोन में छिपी हुई हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर छिपी हुई हैं। और यही कारण है कि अब परिवार केवल मुलाकात या रिश्तेदारों की राय पर भरोसा करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करना चाहते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह जिज्ञासा नहीं बल्कि डर है। पिछले कुछ वर्षों में शादी के बाद धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और हत्या जैसे कई मामले हमारे देश के सामने आए। आपको याद होगा पिछले साल ही सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने मेघालय में हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी और कई ऐसे मामले आए हैं। एक और मामला आपको याद होगा आया था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके शरीर के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाल दिया था। हमारे समाज में पहले जैसे मैरिज ब्यूरोज हुआ करते थे या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बड़े लोकप्रिय थे, वैसे ही अब प्री मैरिटल वेरिफिकेशन सर्विसेज तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वर्षों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक उतना ही सामान्य हो जाए जितना आज आपको पासपोर्ट लेना या पुलिस वेरिफिकेशन सामान्य लगता है। आधार कार्ड के साथ आपको डिटेक्टिव एजेंसी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी अब शादी से पहले लगानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आ रहा है। अब सिर्फ मुलाकात से काम नहीं चलेगा। पहले लड़के वाले लड़की के घर में जाया करते थे, लड़की आती थी, चाय पेश करती थी, समोसा और कुछ खाने की चीज़ें, और लड़की वाले बताया करते थे कि ये सारा खाना हमारी बेटी ने बनाया है। और दूसरी बातें भी हुआ करती थी, हमारी बेटी के अंदर ये गुण हैं। लड़के वाले बताते थे हमारे बेटे के अंदर ये गुण हैं, और रिश्तेदारों की मदद से शादियां हो जाया करती थी। आपने फिल्मों में न जाने ऐसे कितने सीन देखे होंगे, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बिहार के विधानसभा उपचुनाव में बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत विपक्ष के लिए खुशी नहीं बल्कि एक अलार्म है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट।
KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अपने घर का सपना अब और भी आसान। PNB होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू, EMI सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब जल्दी से आपको उपचुनावों के नतीजे बताते हैं। आज देश के 3 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस जीत गई, गुजरात में बीजेपी जीत गई और बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर को 64,000, बीजेपी के नीरज कुमार को 44,000 और RJD के उम्मीदवार को सिर्फ 14,000 वोट मिले। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी। पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, साफ हो गई थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर एक MLA आखिरकार बन गए। ये उपचुनाव उन्होंने खुद अपने लिए जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बिहार की जो ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, वो तीसरे नंबर पर रही। यानी बिहार की जनता अब राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा करने के बजाय एक विपक्ष के विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को देख रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15,000 वोट भी ना आए। जिनको 98,000 वोट आया था, उनको 45,000 वोट नहीं आ रहा है। और जन स्वराज को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जन स्वराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे। बीजेपी के जो आलोचक हैं वो इन नतीजों से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इन नतीजों में जो उन्हें नहीं दिख रहा है वो ये कि ये उपचुनाव बीजेपी से कहीं ज़्यादा विपक्ष के लिए एक सीख है, एक चुनौती है। हाल के कुछ चुनाव नतीजों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों को हटाकर जनता बीजेपी को सत्ता में ला रही है, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। यानी जहां पर विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं, वहां पर जनता बीजेपी को एक प्रमुख विपक्षी दल और विकल्प के तौर पर देख रही है। और जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां अब लोग नए विपक्षी नेताओं की तलाश कर रहे हैं। उन्हें पुराने विपक्षी नेताओं के पास नहीं जाना। जैसे पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी सत्ता में आ गई, क्योंकि वहां के लोगों को लगा कि बीजेपी ही बेहतरीन विकल्प है। इसी तरह से तमिलनाडु में जोसेफ विजय की पार्टी TVK सत्ता में आ गई और वहां पर DMK का जो विपक्ष है वो बिल्कुल धराशायी हो गया और लोगों ने एक बिल्कुल नई पार्टी और एक नए व्यक्ति को मौका दे दिया। ये नया विपक्ष है।
आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस उपचुनाव में वोटर्स ने उसे विकल्प के तौर पर देखा ही नहीं और एक बिल्कुल नए नेता प्रशांत किशोर को चुन लिया। आज का युवा और जेन ज़ी भी विपक्ष में एक नया नेतृत्व चाहता है, एक नई लीडरशिप चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही। आजकल कई विपक्षी नेता अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, पुराने ज़माने की राजनीति कर रहे हैं, जो कि आज हमारे देश के युवाओं को पसंद नहीं है। इसलिए आज मैं आपको 3 उदाहरण बताना चाहता हूँ। पहला, तमिलनाडु में जोसेफ विजय का जीतना। दूसरा, आज प्रशांत किशोर का विधानसभा चुनाव में जीतना। और तीसरा, कॉकरोच पार्टी की लोकप्रियता। ये 3 चीज़ें आपको ये बताती हैं कि अब देश के जो लोग हैं वो नए विपक्षी नेता की तलाश कर रहे हैं। उनका पुरानी विपक्षी पार्टियों और पुराने विपक्षी नेताओं से दिल भर गया है। अब उन्हें नया नेतृत्व, नई लीडरशिप और नए नेता चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. UPI हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change किया था, change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 6.4 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, मतलब 64 लाख लाइव व्यूज़ हमें अभी तक मिले हैं। आप सब हमें इतना प्यार करते हैं, हमें देखने के लिए हर रोज़ आते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ज़िंदगी के सारे शौक़ नौकरी पर आकर ख़त्म हो जाते हैं और लोग कहते हैं नौकरी करके अपने सारे शौक़ पूरे कर लो। नमस्कार।